सुप्रीम कोर्ट ने साल 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश से जुड़े यूएपीए मामले में 7 में से 5 आरोपियों को जमानत दे दी। लेकिन मुख्य याचिकाकर्ता शर्जिल इमाम और उमर खालिद को अभी कम से कम 1 साल और जेल में रहना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने शर्जिल इमाम और उमर खालिद की जमानत याचिका को सस्पेंड कर दिया, खारिज कर दिया। 1 साल तक जमानत याचिका दोबारा दाखिल करने से भी रोक दिया, उस पर भी स्टे लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, जिसकी चर्चा हम 5 की पड़ताल में करने जा रहे हैं। मेरे साथ जबरदस्त पैनल जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए और समझिए कि आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या। 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में आरोपियों की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य आरोपी शर्जील इमाम और उसके साथ ही उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज कर दी है। वहीं इस मामले में 5 आरोपियों को कड़ी शर्तों के साथ जमानत दे दी है। जिनको जमानत मिली है उनके नाम है गुलफिशा फातिमा, मिरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद। उमर खालिद सितंबर 2020 से जेल में है और उस पर दिल्ली दंगों की साजिश रचने का आरोप है। शर्जील इमाम पर भी अशांति फैलाने और भीड़ को उकसाने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी आरोपियों की भूमिकाएं अलग अलग हैं और दोष सिद्धि के मामले में उन्हें समान दर्जा नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बीजेपी नेताओं ने खुशी जताई है और फैसले का स्वागत किया है। माननीय कोर्ट द्वारा जो दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जील इमाम और उमर खालिद की जमानत की अर्जी को खारिज किया गया, हम माननीय कोर्ट का स्वागत करते हैं। और ऐसे लोग जिन्होंने दिल्ली को दंगों की आग में धकेला, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। डिनाई की है और मुझे लगता है कि शुरू से जो ये बात सामने आ रही थी कि दिल्ली का दंगा एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया था, लंबी तैयारी के साथ किया गया था, वो आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसको पुनः साबित करता है। हालांकि कुछ पक्षों ने शर्जील इमाम और उमर खालिद को पिछले 5 साल से जेल में रखे जाने को चिंताजनक बताया है। देखिए, जो भी उच्चतम न्यायालय ने फैसला किया है, रिकॉर्ड के आधार पर फैसला किया है। उन्होंने बाकियों को बेल दी है, इन दोनों को बेल नहीं दी। तो मुझको लगता है कि कुछ ना कुछ रिकॉर्ड में ऐसा होगा जो इनका केस दूसरों से जुदा। आज देश भर में जो उम्मीद थी कि इनको बेल मिलेगी, आज कई लोग इससे नाखुश होंगे, क्योंकि जो संविधान की आस्था है वो फ्रीडम में है और लिबर्टी में है। इतना लंबे अरसे के बाद बेल ना मिलना, इससे एक चिंता का वातावरण तो पैदा होता है। तकलीफ की बात है कि उनकी ज़मानत रिजेक्ट हो गई। जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया, उनकी ज़मानतें आसानी से हो गई। जिन लोगों ने चर्च पे हमला किया, चर्च के अंदर तोड़ फोड़ की, उनकी भी ज़मानतें हो गई। जिन लोगों ने रेप किया और बीजेपी के एमएलए हैं, उनकी भी ज़मानतें हो गई। इन दोनों की ऐसी कितनी खौफनाक और ख़तरनाक तकरीर है कि उनकी ज़मानत को कैंसिल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने साफ कहा कि शर्जील इमाम और उमर खालिद के खिलाफ प्रथम दृष्टया साजिश के सबूत मौजूद है और उनकी भूमिका अन्य आरोपियों से अलग भी है और अहम भी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि मुकदमे में देरी को जमानत का आधार नहीं बनाया जा सकता। वहीं शर्जील इमाम और उमर खालिद को लेकर के कोर्ट ने कहा है कि वो चाहें तो 1 साल बाद इस मामले में जमानत की गुहार निचली अदालत में लगा सकते हैं। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन धर्मेंद्र गौतम के साथ गोपाल कृष्ण। तो 7 आरोपियों में से 5 को जमानत, 2 को जमानत नहीं। मुख्य याचिकाकर्ता लार्जर कॉन्स्पिरेसी का जिक्र सुप्रीम कोर्ट कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा। यह भी बता रहा है कि प्रथम दृष्टया तमाम चीजें ऐसी मिल रही हैं और इन दोनों को फिलहाल जमानत नहीं मिल सकती। अगले 1 साल तक बेल पिटीशन फाइल भी मत करना, यह कहा सुप्रीम कोर्ट ने। मेरे साथ एक जबरदस्त पैनल जुड़ चुका है, मैं जल्दी से तारुफ करा दूं। शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब जुड़ चुके हैं, तेज तर्रार जाने माने प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अवस्थी सर, नमस्ते कर रहा हूं, गुड इवनिंग करता हूं आपको। मेरे साथ हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब जुड़ चुके हैं, नेता हैं कांग्रेस के। आपका इस्तकबाल मेरे शो पे, सलाम आपको रंगरेज साहब। मेरे साथ
प्रेम कुमार जी जुड़ चुके हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं, बताने की जरूरत है नहीं। इसके अलावा अभी जुड़ जाएंगे थोड़ी देर में आम आदमी पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता चिराग सेठी साहब मुझे नजर आ रहे हैं। चिराग भाई नमस्ते करता हूं, गुड इवनिंग, आपका स्वागत मेरे शो पर। और दिल्ली पुलिस के फॉर्मर डीसीपी एल.एन. राव सर मेरे साथ स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे होंगे। राव सर नमस्ते करता हूं, जय हिंद करता हूं आपको। इसके अलावा मेरे साथ मेरे सहयोगी गोपाल कृष्ण भी मुझे नजर आ रहे हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे जिस वक्त ये प्रोसीडिंग्स चल रही थी। उस वक्त गोपाल कृष्ण कोर्ट के अंदर ही मौजूद थे। तो सबसे पहले मैं तुरंत आ रहा हूं गोपाल जी आपके पास। गोपाल जी प्लीज आप मुझे बताइए, 7 में से 5 को मिल गई जमानत, उसके बाद कोर्ट कह रहा है लार्जर कॉन्स्पिरेसी। अब आप मुझे बता दीजिए वो कौन से ऐसे फैक्टर्स रहे जिसने मजबूर किया कोर्ट को, वो कौन से ऐसे तथ्य रहे, दलीलें रही जिसकी वजह से कोर्ट को ये कहना पड़ा 7 में से 5 को जमानत मिल गई, 2 को कहा 1 साल तक ट्राई भी मत करना। क्या कुछ रहा कोर्ट में आज? देखिए रोहित, बिल्कुल आपने सही कहा। जो वीडियो शर्जील इमाम को लेकर के चलाए गए थे, दिल्ली पुलिस ने जो वीडियो सौंपा था कोर्ट को, उस वीडियो में साफ दिख रहा था कि शर्जील इमाम किस तरीके से दूध पानी बंद करने की बात कर रहा है वो कहीं ना कहीं उसके खिलाफ गया है। और यह बातें सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में भी कही और कहा है कि शर्जील इमाम और उमर खालिद की तुलना बाकी अन्य आरोपियों से नहीं की जा सकती है, क्योंकि जो सबूत दिए गए हैं उन सबूतों के आधार पर प्रथम दृष्टया ये आरोपी लग रहे हैं, इसलिए इन्हें जमानत नहीं दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि 1 साल बाद निचली अदालत में वो जमानत की गुहार लगाए, 1 साल से पहले निचली अदालत में वो जमानत याचिका दायर नहीं करे। और कोर्ट ने निचली अदालत से कहा है कि जो इस मामले में गवाह हैं उनका बयान एक साल के भीतर रिकॉर्ड करे और इस मामले में अपना फैसला सुनाए। कोर्ट ने जिन आरोपियों को जमानत दी है इस मामले में गुलफिसा सहित अन्य को, उनसे कहा है कि 12 जो शर्तें लगाई गई है उस शर्तों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ट्रायल के दौरान अगर निचली अदालत को लगता है कि इन लोगों ने शर्तों का उल्लंघन किया है तो फिर निचली अदालत जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र है। गोपाल दा एक चीज और मुझे बताइए, एक तो लार्जर कॉन्स्पिरेसी ये शब्द आगे पीछे लगातार आ ही रहा है, इसके अलावा एक शब्द हम लगातार बार बार सुन रहे हैं कि ट्रायल डिले हो रहा है तो जमानत दे दो। कोर्ट ने आज ये भी साफ कर दिया ना कि ट्रायल अगर डिले हो रहा है ये कोई मजबूत आधार नहीं है जमानत का। देखिए रोहित, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में तब यह बातें कही है जब उमर खालिद की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल पेश हुए थे और उन्होंने कहा कि 5 साल से अधिक समय तक से जेल में बंद हैं और जिस दिन यह दंगा हुआ था उस दिन उमर खालिद दिल्ली में मौजूद ही नहीं था। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक कब तक ट्रायल शुरू होगा, कब तक चलेगा, इसकी अभी संभावना जो है सिर्फ उम्मीद की जा सकती है, लेकिन जल्द खत्म हो जाएगा इसकी संभावना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जेल में रहने का मतलब यह नहीं हो जाता है कि वह सजा है और लंबा ट्रायल खींचने के आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती है। और यही कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शर्जील इमाम और उमर खालिद को से दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। एक आखिरी पॉइंट और उसके बाद मैं आपको फ्री कर दूंगा गोपाल जी। गोपाल दा, इस पूरे मामले को लेकर देश में भी लगातार रिएक्शंस का सिलसिला तो आ ही रहा है और अब तो चाहे सुप्रीम कोर्ट के फैसले हो, लोअर कोर्ट के फैसले हो, देश की जनता हो उस पर रिएक्ट कर देती है, अपने देश की जनता रिएक्ट कर रही है। लेकिन इस मामले में तो 7 समुंदर पार से भी लेटर्स आ रहे हैं। फ्रॉम ममदानी टू अमेरिकन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उन्होंने लेटर लिखा है कि इस मामले को देखिए। शर्जील इमाम का भी नाम ले रहे थे, वो नाम ले रहे थे उमर खालिद का भी, लेकिन इन्हीं दोनों को लेकर कोर्ट ये कह रहा है कि प्रथम दृष्टया संगीन आरोप भी हैं और उससे जुड़े हुए सबूत भी मिल रहे हैं। यानी आप रिएक्ट कुछ भी कर लीजिए, कोर्ट में केस के मेरिट के आधार पर ही फैसला आएगा। बिल्कुल रोहित, आपने सही कहा, क्योंकि जो सबूत दिल्ली पुलिस द्वारा कोर्ट में पेश किया गया था और उन सबूतों को सुप्रीम कोर्ट ने देखा और उसका विश्लेषण किया और अलग अलग सभी 7 जमानत याचिकाओं का विश्लेषण करने के बाद कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा कि शर्जील इमाम और उमर खालिद ने जो अपराध किया है और जो जिस तरीके का भाषण दिया है उसको देखते हुए इन्हें जमानत देना उचित नहीं होगा। और यही कहते हुए कोर्ट ने दोनों की जमानत
जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अब जहां तक इन दोनों पर जो है आगे स्वतंत्रता है कि आगे क्या विकल्प बचते हैं, इसकी बात मैं कर दूं कि दो विकल्प अभी भी इन दोनों के पास बचा हुआ है। एक तो रिव्यू पिटीशन दायर कर सकता है और दूसरा क्यूरिटी पिटीशन। दोनों अगर खारिज हो जाता है तो फिर 1 साल बाद ही दोनों निचली अदालत में जमानत की गुहार लगा सकते हैं। थैंक यू सो मच गोपाल जी, आप जुड़े मेरे साथ, प्लेजर हैविंग यू। थैंक यू सो मच गोपाल दा, थैंक यू। चलिए अब मैं 5वीं पड़ताल के डिबेट को खोलता हूं। रंगरेज साहब, शुरुआत में आपसे कर रहा हूं क्योंकि जब से पूरा फैसला आया ना, भारतीय जनता पार्टी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी। उन्होंने बता दिया कि कांग्रेस का एजेंडा यही था। कांग्रेस ने इन लोगों को सीए के प्रोटेस्ट को स्पॉन्सर किया और आखिर में क्या हुआ, दिल्ली में दंगे हो गए। मैं आपसे समझना चाहूंगा रंगरेज साहब, अभी जो आज जो कोर्ट से फैसला आया, अभी भी आप लोग मान रहे हैं इसको कि ये राजनीतिक केस ही है? देखिए, पहले मैं अपनी बात एक शेर से शुरू करूंगा। हजारों जुल्म मजलूमों पर तो चुप रही दुनिया। अगर मजलूम कुछ बोले तो दहशतगर्द कहते हैं। जिस तरीके से ये पूरा दिल्ली दंगा हुआ, किन लोगों ने दंगा कराया, किन लोगों ने भड़काऊ भाषण दिए, किन को हाई कोर्ट ने फटकार लगाई, जिनके ऊपर मुकदमे की बात की उन पर मुकदमा नहीं हुआ। आज वो देश के, हमारे दिल्ली के जो है गृह मंत्री और जो कानून मंत्री बने बैठे हैं दिल्ली के, कपिल मिश्रा जी, कैबिनेट के अंदर, उन पर किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हुई। मगर जो 43 जो मुसलमान दंगे में मारे गए और जो हमारे हिंदू भाई मारे गए दंगे के अंदर, जो लोग मारे गए, उनका जिस तरीके से शर्जील इमाम, और मैं पूछना चाहता हूं, अगर उनके पास ठोस सबूत है दिल्ली पुलिस के पास, तो उन्हें सजा दिलाइए ना आप। मैरिज पर केस लड़िए, बिना ट्रायल की चलाए आप। आज 6 साल होने को आ रहे हैं, 5 साल 6 साल, आपने अभी तक ट्रायल शुरू नहीं कराया, उनको जेल में रख। देखिए, एक बेल मिलना ये हमारा अधिकार है, बेल मिलने का, और बेल मिल जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। मगर जिस तरीके से लगातार निशाना बनाया जा रहा है, लगातार ये अपराधी किसी और नाम के होते तो कब के छूट गए। लेकिन रंगरेज भाई, कोर्ट कह रहा है कि संलिप्तता है, गंभीरता नजर आ रही है। कोर्ट ने आज यही तो कहा। देखिए, अधिकार सबको है, 7 लोग थे, 7 आरोपी थे, 5 को दे तो दी जमानत, 2 को नहीं दी। बस मैं रोहित भाई यही आपको बताना चाहता हूँ, केस एक ही है, सारे एक ही केस में, एक ही एफआईआर में ये सारे लोग थे। इससे पहले जो 2 महिलाएं थी उनको भी जमानत मिल गई थी, तो इसमें अब 5 लोगों को भी मिल गई। तो एक बयान दिया हुआ, एक बयान शर्जील इमाम का, उसके बयान के ऊपर लगातार, और वो बयान भी तोड़ मोड़ के बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में भी बात रखी उन्होंने। तो सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल साहब ये बातें रख तो चुके हैं और कोर्ट ये साफ कर चुका है। देखो, मैं कोर्ट के मामले में या उसकी प्रोसीडिंग में या उसकी ऑब्जर्वेशन में ज्यादा कुछ एड ऑन तो कर नहीं सकता, लेकिन कोर्ट ये कह रहा है ना कि सबका रोल एक जैसा नहीं है। भले ही शर्जील इमाम वहां पर ना हो, उमर खालिद वहां पर ना हो, लेकिन हिंसा के लिए भड़काना, यूएपीए की कौन कौन से सेक्शन इसमें, यकीन मानिए रंगरेज भाई, आप देखेंगे तो आप भी कहेंगे अगर ये चीजें हैं तो फिर तो अंदर ही रहे रंगरेज भाई। नहीं, अगर ये दोषी हैं, देखिए हमारे देश में एक सिस्टम है, आप उसको जो है सिस्टम से उनको सजा दिलाइए, फिर वो जब तक की सजा हमारी सरकार देगी वो अपने जेल काटे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर लगातार इस तरीके के कोई बेल मांगने जाता है, बताने कई बार तो सुप्रीम कोर्ट ने जो उनकी बेल सुनने से इनकार कर दिया। तो ये हमारे देश की न्याय प्रणाली ऐसी नहीं थी। ये 2014 के बाद से जिस तरीके से एक माहौल बनाया जा रहा लगातार, मतलब रंगरेज भाई, सरकार पे सवाल उठाइए, न्यायपालिका पर भी सवाल, सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल, सिर्फ पूछ नहीं सवाल। जब आपने देखा ही होगा, जब बाबरी मस्जिद का केस का फैसला आया, उसके बाद जो हमारे चंद्रचूड़ साहब थे, उन्होंने क्या बात कही कि मंदिर तोड़ के जो है मस्जिद बनाई थी। मतलब वो भी वही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान बाद में रिटायरमेंट होने के बाद। तो ये दिख रहा है कि किस तरीके से सरकारी सिस्टमों में भी लोगों को हिंदू मुसलमान करने की आदत पड़ गई, क्योंकि रोजाना टीवी डिबेट्स में यही देखते हैं, रोजाना टीवी में यही देखते हैं। इस्लामोफोबिया लगातार लोगों के दिल और दिमाग में बैठा दिया गया है। मुसलमानों से नफरत ही एक एजेंडा बना दिया इस देश के अंदर। अरे भैया, कोई गुनाह करता है उसको सजा हमारी अदालतें देंगे, ना कि हम और आप देंगे। बिल्कुल हमारा काम है। अगर कोई गलत है, मैं आज भी ठोक के कह रहा हूँ, अगर वो दोषी हैं तो उन्हें सजा दिलाइए। मेरा बार-बार ये कहना। मैंने आपको शुरू में ही 5 मिनट दे दिए रंगरेज भाई, प्लीज आप बने रहिएगा। एक बार ओपनिंग ले लूं। वैसे भी आप बहुत दिनों बाद आज मुझे मिले, दर्शक हो गए, आपको देखे हुए अच्छा लगा। लेकिन मैं शुभेंदु सर आपके पास आ गया। अवस्थी जी, प्लीज आप मुझे बताइए, आज जैसे ही कोर्ट से चीजें निकल कर आई तो आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, पूनावाला साहब आ गए, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि कांग्रेस का जो सीए नैरेटिव था, यानी स्पॉन्सर किया,
आम आदमी पार्टी के चिराग भाई भी मुझे नजर आ रहे हैं, उस टाइम सरकार उन्हीं की थी, स्पॉन्सर किया, और बाद में अल्टीमेटली क्या हुआ, दिल्ली में दंगे हुए। देखो रोहित भाई, ये जो बोल रहे हैं हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब, जी जी जी, आपने सुना इन लोगों ने क्या क्या बोला? हाँ। मैं तो नोट कर रहा था। हाँ। इन्होंने कहा कांग्रेस को तकलीफ बहुत हो गई है इससे, हाँ। क्योंकि आज यदि बेल मिल जाती हाँ। तो कांग्रेस खुश होती। खुद कपिल सिब्बल साहब वहां पे गए थे बेल दिलाने के लिए। इतना तो दम नहीं है इन दो लोगों के ऊपर, शर्जील इमाम और उमर खालिद के पास पैसा नहीं है कि कपिल सिब्बल की एक दिन की भी फीस को वो इकट्ठा करें। तो ये लोग सपोर्ट करते हैं सबसे पहले। हाँ। कांग्रेस और हमारा विपक्ष, इन्होंने सपोर्ट किया उनकी फीस को लेके। और जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने जवाब दिया इसके पहले, जो उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, रंगरेज साहब की बात नहीं कर रहा, हाँ। उन्होंने कहा बड़ा दुख हुआ। हाँ। दुख तो होगा ही, उनको तकलीफ होगी। हाँ। जो काम उन्होंने चालू किया था इस हाँ। देश को जलाने का, उसको जला नहीं पाए, और जिन लोगों को जलाने के लिए लगाया था उनकी बेल नहीं करा पाए। हाँ। तो तकलीफ तो होगी। हाँ। और उमर खालिद साहब के लिए तो जोहरान ममदानी साहब ने चिट्ठी लिखी थी। आप सोचो, ये बेल की डेट आने वाली थी, वहां अमेरिका से चिट्ठी लिखवा ली। हाँ, सांसदों से चिट्ठी आई थी, सही बात कह रहे हैं। चिट्ठी आई था। हाँ। ऐसी चिट्ठी कभी लिखी किसी ने? हाँ। केवल और केवल भारत के सुप्रीम कोर्ट को प्रेशर में लाने के लिए, करने के लिए। और ये कैसा देश है जहां पे विदेश के लोगों से कहा जा रहा है कि यहाँ के आतंकवादियों को, यहाँ के देशद्रोहियों को आप बेल दिलवा दो। और आपने देखा कि सभी सोशल मीडिया में रोहित भाई, उन्होंने वो चिट्ठी को लगाया जिससे कि एक प्रेशर डेवलप हो। हाँ। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रेशर डेवलप हो। और अब क्या कह रहे हैं? अभी रंगरेज साहब कह रहे हैं, पता नहीं ये कहां से बोल रहे हैं। रंगरेज साहब कह रहे हैं 2014 के बाद न्याय व्यवस्था भी बदल दिया आपने। मैं कह रहा हूं 2014 के बाद न्याय व्यवस्था भी भारतीय जनता पार्टी की हो गई। हाँ। मेरे को शर्म आ रही है ऐसी बातें सुन के। और उसमें मेरे को कोई डर नहीं है। रंगरेज साहब की बातें ही ऐसी होती हैं। हाँ। मैंने बहुत बार डिबेट करी है, कभी किसी चैनल पे, कभी किसी चैनल पे। हाँ। कभी किसी पार्टी में थे, कभी किसी पार्टी में। हाँ। और मैंने सुना है इनके बातों को। हाँ। बिल्कुल देश विरोधी बात कर रहे हैं। देश विरोधी बात, न्यायपालिका को नहीं मान रहे हैं। ठीक है। जोहरान ममदानी से चिट्ठी लिखवा रहे हैं ये लोग। हाँ। और इनको दुख इस बात का है कि जो आज बेल नहीं मिली, पता नहीं। तो अवस्थी साहब, देश में लोकतंत्र है ना, राशिद अल्वी साहब भी तो यही कह रहे हैं, आपने सुना ना, उन्होंने कहा बाबरी ढहाई, बेल मिल गई, चर्च में दंगे, बेल मिल गई, रेप हो रहे हैं, बेल मिल गई। इन्हीं दोनों से बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि स्पेसिफिकली यही है ना कि क्योंकि वो किसी खास धर्म से है, इसलिए दिक्कत है। यही बात है ना भैया, यही इन्होंने कहा ना। हाँ। इस्लामोफोबिया का वर्ड सुन के तो अभी बोला रंगरेज साहब ने। हाँ, बोला। मैं तो डर गया इस बात से, मैं भी मेरा फोबिया में आ गया। हाँ। ये देश है सभी का, हिंदू और मुस्लिम का। इस देश में सबका अधिकार बराबर है। रंगरेज साहब, किसी को इस्लामोफोबिया नहीं है। नहीं, और सही बात है। कोई चिकन ने कह के चिकन ने काटने की बात कहेगा तो कौन उसको एंडोर्स कर लेगा, कौन उसको एंडोर्स कर लेगा, कौन उसके प्रति संवेदना रख लेगा। मैं तुरंत आ रहा हूं अवस्थी साहब। हाँ, मैं तुरंत आ रहा हूं अवस्थी साहब, एक दो मेहमान और हैं, उसके बाद तुरंत आ रहा हूं आपके पास। चिराग भाई प्लीज। चिराग भाई, सरकार आपकी थी तो नैतिक जिम्मेदारी वाली बातें, ऑब्वियसली टीवी पर तो हम अच्छी बातें करते हैं, अब क्या कहेंगे? रोहित भाई, सर्वोच्च न्यायालय का पूरा सम्मान है जी। पर अगर आपका ट्रायल डिले हो रहा है और किसी भी आदमी को जेल में रखा जाता है, जहां बोला जाता है बेल इज अ रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये गलत है। अगर आपको लगता है कि कुछ भी इस केस में मेरिट है, हाँ। जेल में डालिए ना, जो सजा मिलनी चाहिए वो मिलेगी। पर जस्टिस को डिले करना, वो जस्टिस को डिनाई करने के बराबर है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। सत्येंद्र जैन जी के ऊपर पीडब्ल्यूडी ने एक फर्जी मुकदमा डाला, सीबीआई ने उन्हें उठाकर जेल में डाल दिया। 2025 में उसका जब कोर्ट में केस लड़ा गया, उसका वर्डिक्ट आया, उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया। हाँ। आज ना तो उसके लिए भाजपा के प्रवक्ताओं ने माफी मांगी जब उन्होंने इन्हें बोला कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया, इन्होंने ये किया। जो उनके परिवार ने झेला, जो उनकी पत्नी ने झेला, जो उनके बच्चों ने झेला, वो कभी वापस नहीं आएगा। हम कहते हैं कि आप ट्रायल कीजिए, ट्रायल के बाद जो भी वर्डिक्ट होगा, आप उस पर रिजल्ट लेके आइए ना, आप उन्हें जेल में रखिए, आप उम्र कैद में डालें, जो भी आपको लगता है वर्डिक्ट होना चाहिए वो होगा। पर ये भी ध्यान रखिए कि एक व्यक्ति और था
जिसने पुलिस के सामने बोला था कि मैं माहौल खराब करूंगा अगर ये यहाँ से नहीं हटे, तो क्या उस पर कार्रवाई हुई? नहीं, उनको मंत्री बना दिया जाता है। अगर आप बोलेंगे गोली मारो तो आपको और बड़ा पोर्टफोलियो मिलेगा, आप कहेंगे इसको मारो आपको और बड़ा पोर्टफोलियो मिलेगा। आज ये नफरत की राजनीति भाजपा यहां तक लेकर आ चुकी है कि आप जितना जहर घोलेंगे आपको उतना बड़ा पोर्टफोलियो मिलेगा। हमें तो एक सिंपल सी चीज पता है कि जब पुलिस के सामने इस तरह की बात बोली जा रही थी और उसके बाद भी 5 साल हो गए, एफआईआर तक रजिस्टर नहीं होती कपिल मिश्रा के खिलाफ, तो ये भी दिखा रहा है कि जांच करने वाली एजेंसीज कितनी सतर्कता के साथ काम कर रही है, किस इंटेंशन के साथ काम कर रही है। और कल का मैं आपको एक बात बता रहा हूं, कल ईस्ट दिल्ली में एक युवक को नंगा करके पीटा गया और भाजपा का एक कार्यकर्ता है और बड़े बड़े नेताओं के साथ उसकी फोटो है, पुलिस सामने खड़ी है और वो एक व्यक्ति को पीट रहा है। ये दिल्ली की बात बता रहा हूं, ये किसी दूर दराज के गांव में नहीं हुआ और भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई अरेस्ट नहीं हुआ अभी तक उसके ऊपर, कुछ नहीं हुआ। आप शुभेंदु जी से पूछिए कि गुंडागर्दी ये दिल्ली ने कभी देखी थी? दिल्ली में कभी इस तरह की चीजें आपने सोचने को मिली थी? पर कभी नहीं। आज दिल्ली में 4 इंजन की सरकार, चारों के चारों फेल हो गए, चाहे वो हवा को लेकर हो, चाहे वो पानी को लेकर हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हो, हर तरीके से दिल्ली को पिछाड़ने का काम जो है वो भाजपा की सरकार कर रही है। 10 महीने में इन्होंने दिल्ली को 20 साल पीछे कर दिया, सिर्फ 10 महीने में। ठीक है, आप सोचिए 5 साल बाद तो मुझे लगता है कि कहीं हम खंडरों में ना रहने चले जाएं। चिराग भाई, आपकी बात तो बिल्कुल सही है। आप जिस खबर की बात कर रहे हैं प्रमुखता से चल भी रही है भारत एक्सप्रेस पर, एक्शन उस पर लेना ही पड़ेगा, वो चलती भी रहेगी खबर, कोई उसको एडिट थोड़ी कर देगा, फिल्टर थोड़ी कर देगा। लेकिन चिराग भाई वो क्या आरोप लगा रहे हैं, मैं आ रहा हूं दूसरे राउंड में आपसे, मैं इस पर जवाब ले लूंगा। लेकिन एल.एन. राव साहब कोर्ट से निकल कर आया, लार्जर कॉन्स्पिरेसी आपने दिल्ली पुलिस को सर्व किया है, दिल्ली का ये पूरा मामला है। अब मुझे प्लीज आप बता दीजिए पुलिस की भाषा में ये लार्जर कॉन्स्पिरेसी कितनी लार्जर है, क्या है ये कैनवस, कितना बड़ा हो सकता है इसका? रोहित जी नमस्कार। नमस्ते सर। और आज के जो ऑर्डर में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने देखिए बड़ा स्पष्ट रूप है, जिनकी लार्जर कॉन्स्पिरेसी थी उन दोनों को जमानत नहीं दी है, वो दोनों लार्जर कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व हैं। और जहां पर ये लोग धर्म की बात करें कोई भी आदमी, उसमें 5 आदमी मुस्लिम ही तो हैं, उनको भी तो जमानत दी है ना। सही बात है। तो हमारी जो हमारी जुडिशरी बड़ी निष्पक्ष तौर से फैक्ट्स के आधार पर, बेसिस ऑफ इन्वेस्टिगेशन और एविडेंस, उसके आधार पर फैसला करती हैं और किसी प्रकार के दबाव में नहीं आती हैं। अभी पिछले 2-3 दिन पहले आप भी बड़े टीवी पे आ रहे थे कि हमें न्यूयॉर्क से चिट्ठी आ रही है, तो ये कोई दबाव डालने के लिए हमने स्पष्ट कर दिया हमारी माननीय अदालत ने कि हम किसी दबाव में आने वाले नहीं है। लार्जर कॉन्स्पिरेसी के एविडेंसेस हैं और वो एविडेंसेस सुप्रीम कोर्ट में दिखाए गए हैं, तो उनको ध्यान में रखते हैं उन्होंने ये पास किया कि इनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए और कम से कम 1 साल और भी नहीं मिलनी चाहिए, ताकि, और साथ साथ ये भी कहा है, जो आप लोग कह रहे हैं कि जस्टिस डिलेड हो रहा है, जस्टिस डिलाइड हो रहा है, उसमें साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि 1 साल में आप एविडेंस करके इसको खत्म भी करिए केस को, ये भी है। अब ये केस डे टू डे बेसिस जो चलेगा और उसके बाद जो भी होगा इनके खिलाफ एविडेंस अगर कोर्ट में आया तो उनको सजा परमानेंट हो जाएगी। जो अब की बेल की बात करें, परमानेंट सजा के काबिल है ये लोग, इनकी एविडेंस इतनी स्ट्रांग है। और जहां तक लार्जर कॉन्स्पिरेसी की बात है, भले ही कोई आदमी कहीं भी बैठा हो, कोई आदमी यहाँ मर्डर करवा दे इंडिया में और अमेरिका में जाके बैठ जाए, उसके खिलाफ भी केस चलता है। लार्जर कॉन्स्पिरेसी वही होती है कि कॉन्स्पिरेसी के तार जुड़े होते हैं, आपस में जुड़े हुए हैं इनके तार। और ये तार खाली रोहित के केस से नहीं है, सीएए की जो ये आपकी चल रही थी इसमें शाहीन बाग में, वहां से जुड़े हुए थे तार। तो ये सारी की सारी ये पूरी साजिश थी और साजिश के एविडेंसेस हैं, तभी तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इनको जमानत नहीं दी। और ये बड़ा ध्यान में रखा गया कि हमें ये रेपुटेशन कहीं वर्ल्ड में ना जाए कि कोई आदमी हमें दबाव डाल रहा है और हमें दबाव में आ गए, ये भी एक ध्यान में रखने की बात है। और ये इन दोनों के बारे में चिट्ठियां लिखी जा रही थी, इन दोनों को जमानत इसलिए नहीं दी क्योंकि ये लार्जर कॉन्स्पिरेसी का पार्ट थे। और ये बात भी स्पष्ट कर दिया कि हर आदमी का रोल, हर मुलजिम का रोल केसेस में अलग अलग होता है। जिसका रोल कम था उनको जमानत दे दी, उनको वो जो बेल इज एक्सेप्शन, वो एक्सेप्शन बेल इज रूल, ये वाली बात है, ये साबित भी हो गई है। उनके खिलाफ कम थी सबको, तो उनको बेल दे दी गई है। लेकिन बहुत से हमारे पॉलिटिक्स में ये भी है, रोना धोना लगा रहता है, वो रोना धोना रो रहे हैं, लेकिन उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। जो आदमी क्राइम करेगा, चाहे किसी भी जात और धर्म का है, तो जो क्राइम करने वाला क्रिमिनल है, उसको क्रिमिनल के तरीके से ट्रीट किया जाएगा। इट विल बी बिहाइंड बार्स, नो डाउट। राव सर, आप दिल्ली पुलिस के डीसीपी तो रही है, साथ ही आजकल
आप वकालत भी कर रहे हैं, तो इसलिए आपका होना बहुत शानदार है मेरे पैनल में। मैं कानूनी प्रक्रिया भी समझ सकता हूं आपसे, और दिल्ली पुलिस का क्या कुछ प्रोटोकॉल्स रहे होंगे वो भी समझूंगा। रंगरेज भाई के पास में जल्दी से जा रहा हूं। रंगरेज भाई, कोर्ट कह रही है भूमिका जो है वो गंभीर है, और पता है आप पर आरोप, मैंने पहले ही जिक्र कर दिया, सीधा आरोप कांग्रेस पर भारतीय जनता पार्टी ने लगाया, क्योंकि आपका खुला समर्थन था ना। आप तो शुरू से बोल रहे थे सीए खतरनाक है, एनआरसी खतरनाक है। क्या खतरनाक काम हो गया अनटिल एंड अनलेस कि दिल्ली दंगों की आग में झुलस गई थी? कितने लोगों की मौतें हो गई, 400 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। इसके अलावा सीए एनआरसी की वजह से क्या खतरनाक हो गया देश में, बताइए रंगरेज भाई। देखिए रोहित भाई, ये तो जुमलेबाज वाली पार्टी है। बीजेपी तो लगातार कांग्रेस को निशाना बनाती है। अरे दंगा हुआ, दंगा करने और कराने वाले बीजेपी के नेता, बयानबाजी कौन कर रहे थे, भड़काऊ भाषण कौन दे रहा था, गोली मारो सालों को कौन कह रहा था, ये सारी बातें पब्लिक डोमेन में सारी दुनिया जानती है। पब्लिक डोमेन में तो है रंगरेज भाई, लेकिन ये बात आप कोर्ट में क्यों नहीं रख रहे? कपिल सिब्बल आप ही के तो हैं। दंगे फसाद से किस पार्टी को फायदा होता है, किससे तुष्टीकरण से, राजनीति से किसको फायदा होता है, समाज में जहर फैलाने से किस पार्टी को फायदा होता है, ये तो जग जाहिर बात है और ये सारे लोग जानते भी हैं। मैं पूछ रहा हूँ, अगर उमर खालिद को बेल नहीं मिल सकती, शर्जील इमाम को बेल नहीं मिल सकती, जिसने हमारी इतनी सारी बहनों का रेप किया, आसाराम बापू, वो लगातार बाहर घूम रहा है। एक बाबा है राम रहीम, उसको लगातार बीजेपी की सरकार हरियाणा की लगातार बेल पे बेल दी जा रही है। अरे दादा, ये दोनों बाबा उसने बेल कांग्रेस इनके खिलाफ ही बोलते, वो भी चली उसके लिए सड़कों पर आ जाए, वहां पे भी नहीं आएंगे। यही तो कह रहे हैं, सिलेक्टिव हैं आप लोग। अजय कुमार मिश्रा टैनी का लड़का, जो गृह राज्य मंत्री थे देश के, उन्होंने कैसे किसानों के ऊपर थार गाड़ी से कुचल दिया था, वो बेल मिल जाती है। तो कुलदीप सिंह सेंगर को, जो हमारी एक बेटे के साथ गलत काम करता है, उसको बेल मिल जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दी बेल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा दी बेल सेंगर को, वापस अंदर ही तो है। लेकिन मैं कह रहा हूं, आप क्या मान रहे हैं कि अब न्याय व्यवस्था पर भी भरोसा नहीं कांग्रेस को? मैं ये पूछ रहा हूं, इसको क्यों दे दी, मुझको क्यों नहीं दी? ये तो ऐसा होता है, ट्रैफिक में रास्ते में कोई मोटरसाइकिल वाले को पुलिस रोक लेती है तो कहता है मुझे रोक लिया, इसको नहीं रोका। अरे देखिए, समझना पड़ेगा ना रंगरेज भाई, वी आर मैच्योर पीपल। रंगरेज भाई, लोग आपको सुन रहे हैं, मैं इसलिए चाहता हूं आप एक्सपोज कर दो। अगर आप कह रहे हो ना कि बीजेपी को फायदा होता है दंगों से, मैं ये कह रहा हूं वो माहौल किसने बनने दिया? आप लोग आए ना उनके आगे खड़े होकर, मौका दिया आप लोगों ने। नहीं, हमारा किसी पार्टी का कोई नेता आप बता दीजिए दिल्ली दंगे में शामिल हो, किसी का कोई बयान बता दीजिए जिसने कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने या किसी भी कार्यकर्ता ने कोई बयान दिया हो या किसी चीज में शामिल रहा हो। तो ये अगर आप ये पूरी सारी चीजें देखेंगे तो इसमें लगातार कोर्ट ने भी और बाकायदा पब्लिक डोमेन में भी बीजेपी के नेता ही इसमें शामिल थे। उन लोगों ने किस तरीके से बयानबाजी करी ये तो सबको पता है। आप रोहित भाई पता नहीं क्यों उनसे पूछते नहीं, सख्त सवाल आप क्यों नहीं पूछते बीजेपी से? क्या हो जाएगा अगर आप उनसे सही से सवाल पूछ लेंगे दिल्ली में दंगा कैसे हुआ, सरकार केंद्र में किसकी थी, ये सवाल किससे बनते हैं? ये सवाल कहां से आते? 3 दिन पहले पत्थर कहां से आए? मैं उसी इलाके में रहता हूं जहां पे दंगा हुआ था। पूछिए रोहित भाई आप। क्लियर क्या कार्रवाई करी इन्होंने कपिल मिश्रा पे? अवस्थी जी बता दीजिए, अवस्थी जी बता दीजिए, मैं तो पूछ लेता हूँ लेकिन रंगरेज भाई थोड़ा डिले के साथ मेरे साथ जुड़े, बता दीजिए आप। नहीं रोहित भाई, आप जो है देखिए, जितनी आप मेरे से सख्ती से सवाल पूछेंगे मुझे उतना अच्छा लगेगा, मगर आप बीजेपी से भी उतनी सख्ती से बात करिए तो मुझे मैं कह रहा हूँ आप एक्सपोज करो ना। मैं कह रहा हूँ सीए एनआरसी जब से ये लाए, जब से आप लोगों ने खुला, कांग्रेस का खुला समर्थन था कि नहीं था इन प्रोटेस्टर्स के साथ? था कि नहीं था? मैं वही सवाल लेकिन के पास जाऊंगा, आप बताइए था कि नहीं था? खुला समर्थन था नहीं था कांग्रेस का? देखिए, जो देश के विरोधी कानून बनेंगे, जो देश विरोधी होंगे, देश के हित में नहीं होंगे, इन्होंने तो किसान कानून भी लाए थे। एक एक करके आएंगे, किसान पे भी आएंगे। पहले बताइए सीए आने के बाद, एनआरसी के बाद कौन से मुसलमान को टारगेट किया? अगर किसी को टारगेट किया जाएगा इसी प्लेटफॉर्म पर एक्सपोज करेंगे ना। रंगरेज भाई, मैं नहीं हूं इधर उधर वाला, समझो मेरी बात को रंगरेज भाई, मैं आपके साथ वाला ही हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं एक्सपोज तो करो भाई। आप मेरे साथ भी मत रहो, आप निष्पक्ष होकर अपनी काम करो। देखिए, आप सारी चीजें सब कुछ सेट हो जाएंगी, बिल्कुल सब कुछ बढ़िया चल रहा, मगर ये कुछ लोगों की जो है ये सोचते हैं कि प्रवक्ता हमारा फेवर करेंगे। अगर आप इनसे सख्ती से सवाल पूछेंगे, मैं कह रहा हूं कि ये लोग एक्सपोज हो जाएंगे देश के सामने। मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, मगर मीडिया अपना रोल ही नहीं निभा रही। रोहित भाई, विपक्ष का भी तो रोल होगा था। मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस ने ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, मैं नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं आप मुझे बता दो, आपका खुला समर्थन था कि नहीं था? आप ये बताइए, सीए एनआरसी का जो प्रोटेस्ट शाहीन बाग में हो रहा था, वहां पर कोई दंगा हुआ था? बताइए, गोली किसने चलाई थी वहां पर आकर? कौन था वो? बीजेपी का नेता जिसको इन्होंने भाजपा में लिया था, कौन था वो? वहां फिर वही बात है, सारे सवाल हम
देखिए ये आपका काम है सर, आप रिसर्च करके पूरे तरीके से बैठते हैं, आपको पता है किन लोगों ने वहां पर आकर गोलियां चलाई, किन लोगों ने आकर बयानबाजी करी। यही आरोप है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, दिल्ली को दंगों की आग में झोंका भारतीय जनता पार्टी ने। एम आई करेक्ट रंगरेश भाई? बिल्कुल बिल्कुल। ये सवाल लेके जा रहा हूं मैं अवस्थी भाई के पास। अवस्थी जी बताइए, अवस्थी जी बताइए, आप टारगेट कर रहे हैं, सीए एनआरसी आया, आपने पता नहीं कितने मुसलमानों को बाहर कर दिया क्या? अगर किया तो मैं अपने शो में एक्सपोज करूंगा। हताशा हो गई इन लोगों को। हाँ, जब सीए कानून और एनआरसी को लागू करना चाहते थे हम लोग, और देश में से बाहर करना चाहते थे हम उन बांग्लादेशी लोगों को, हाँ, तो इन लोगों ने विरोध किया, और अभी एसआईआर का भी विरोध वैसे ही हो रहा है। और जब दिल्ली में विरोध चालू हुआ तो दिल्ली में उस समय की वर्तमान सरकार, जो आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उसने भी यही किया, साथ दिया। उन्होंने इन लोगों को सामने रखकर पीछे से पूरी सहायता करी। आज ये कैसी बात है? गृह मंत्रालय तो आप ही के पास था, पुलिस आप ही के पास थी, क्या था आम आदमी पार्टी के पास? सही है ना सवाल रंगरेश भाई? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ऐसे ही बस, बहुत बढ़िया, ऐसे ही सवाल सेट करिए। कर रहा हूं आंखों में आंखें डाल के सवाल पूछिए। कर रहा हूं। हम तीनों ने चश्मे लगा रखे, लेकिन दोनों लेंसेज से देखेंगे हम। हाँ, हम तीनों ने डबल देख लेंगे रंजीत साहब। साइन बाग का आप लोगों ने जो प्रोटेस्ट किया, और उस प्रोटेस्ट के चलते आपने जो तैयारी करी, मैं आपको कह रहा हूँ रंगरेज साहब, जो लोग कांग्रेस के थे उन्होंने कहा कि हम, क्योंकि कांग्रेस बिल्कुल बिछुड़ गई थी, खत्म हो गई है, वो अपने दम पर कोई दंगा कोई प्रोटेस्ट कर ही नहीं सकती। तो दाव तो यही कह रहे हैं, आपको दंगों का फायदा आपको होता है। सुन तो लो। उन्होंने किसान आंदोलन किया, किसानों ने उनके साथ खड़े हो गए। ये एनआरसी और सीए का आंदोलन हुआ तो साथ खड़ा हो गए। एक ऐसा बता दीजिए कोई भी प्रोटेस्ट जो किसान, जो कांग्रेस ने चालू किया हो। तो मतलब अवस्थी साहब, दंगे हुए, ये तो गृह मंत्रालय का फेलियर था ना। अब मैं कह रहा हूं कड़े से कड़ा एक्शन हो, लेकिन ये भी मान लीजिए आप सोचो, फेलियर रहा, इंटेलिजेंस फेलियर रहा, गृह मंत्रालय का फेलियर रहा, जरूर रहा। डोनाल्ड ट्रंप को हम नमस्ते कर रहे थे, उधर दिल्ली में दंगे हो रहे थे, ये भी सच है ना, झूठ थोड़ी है। रोहित साहब जानबूझ के कि विदेशी व्यक्ति आया है, पूरे वर्ल्ड की मीडिया की नजर है, और उसी दिन दंगा होना चाहिए, ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने सजाया ये स्टेज जानबूझ के। और उस स्टेज को जो जानबूझ के सजाया, उस स्टेज को आज ये लोग नकार नहीं पा रहे, सुप्रीम कोर्ट को गाली देने लगे। तो अवस्थी जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि तब भी विदेशी ताकतों का सहारा चाहिए था कांग्रेस को, और आज भी चाहिए? बिल्कुल। राहुल जी ने अलग अलग मंचों पर जाकर बोला ना कि देश में माइनॉरिटीज कोई ट्रायल नहीं हो रहा, सीधा जेल के पीछे, यही तो बोल रहे थे। अभी भी इस्लामोफोबिया भी बोल रहे थे। अभी जब उन्होंने कहा, राव साहब ने, कि 7 में से 5 जिनको हमने बेल दे दी, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी, वो भी मुसलमान थे, वो यदि हिंदू होते तो जाने क्या हो जाता। और ये देखो इनका झूठ बोलने का तरीका। अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे गुंडागर्दी हो गई बहुत। गुंडागर्दी चिराग सेठी क्या होती है कि जब चीफ मिनिस्टर के घर पे बुलाया जाता है और चीफ सेक्रेटरी को जूते से मारा जाता है, इसको कहते हैं गुंडागर्दी। चिराग सेठी जाके याद कर लेना, नोट कर लेना कि ये दिल्ली था, भारत के इतिहास में चीफ मिनिस्टर के घर पर एक एमएलए ने जूते से मारा था, उसको कहते हैं गुंडागर्दी। और यदि किसी और ने दिल्ली की सड़क पे गुंडागर्दी करी है तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कितना बड़ा हो। ठीक है। दूसरा पॉइंट, अभी चिराग शेट्टी ने कह दिया कि उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया पीएम के, जिस केस में वो जेल में थे। कितना झूठ बोल जाते हैं, और सोचते हैं सामने वाला तो बेवकूफ बैठा हुआ है, वो कुछ भी सुन लेगा और पब्लिक में एक नैरेटिव चला जाएगा। उनको पीएमएलए केस में बंद किया गया जेल में, और उसका अभी भी फैसला नहीं आया है, केस चल रहा है, जिसमें बाद में उनको बेल दी गई। ठीक है। एक केस और हुआ पीडब्ल्यूडी केस में, एक क्रिएटिव टीम को बहुत ज्यादा पैसा दिया। जैसे कोई एक क्रिएटिव बनाना हो, उसके लिए 10-20 लाख रुपए का कोई होता है, उसकी जगह पे 2-4 करोड़ रुपए दे दिए गए उस क्रिएटिव टीम को। और उस क्रिएटिव टीम के ऊपर पीडब्ल्यूडी का डिपार्टमेंट का था, जो उनके अंडर में था, उसमें एक क्रिएटिव टीम को टेंडर की शर्तों को चेंज करते हुए उस कंपनी को काम दिया गया। उसके लिए एक एफआईआर हुई थी। ठीक है। और उस एफआईआर में उनको फ्री किया गया। भैया कैसी बातें करते हो चैनल में चिराग शेट्टी साहब। यदि कोई पढ़ा लिखा प्रवक्ता ना बैठे तो लोग समझ लेंगे कि सत्येंद्र जैन जी को बाइज्जत बरी कर दिया गया। बिल्कुल झूठ।
ठीक है, मगर दा वो यही तो नैरेटिव बना रहे हैं कि आपने पीएमएलए में ऐसी ऐसी धाराएं जुड़वा दी बाद में कि जमानत मिलना तक मुश्किल हो जाए, और उसके बाद आदमी तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख, किसी एक चीज में आप अंजाम तक लेके ही नहीं गए। ईडी आ रही है, जा रही है, ईडी उठा रही है, कुछ बातें ही निकल कर नहीं आ रही। मेरे को जानकारी है कि मेरे साथ प्रेम जी भी जुड़ चुके हैं, जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। प्रेमदा, नमस्ते कर रहा हूं आपको, तुरंत आ रहा हूं आपके पास, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। प्रेमदा, नमस्ते कर रहा हूं आपको। चिराग भाई प्लीज रिस्पॉन्ड। चिराग भाई वो कह रहे हैं कि आपने दंगे इसलिए हुए क्योंकि सरकार में थी आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी ने सपोर्ट किया कांग्रेस को। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी शाहीन बाग पर चुप थे, 100-150 दिनों तक लोग वहां पर बैठे रहे, भीड़ वहां पर इकट्ठा होती रही, आप फिल्टर बन गए उनके लिए। रोहित जी, आज पूरे देश को पता है जब हिंदू मुस्लिम दंगा होता है तो किस पार्टी को फायदा होता है और कौन सी पार्टी है जो करवाने जाती है, कौन सी पार्टी है जिसके राज में सब कुछ होता है, सबको बताने की जरूरत नहीं होती। मैं बस इनसे ये सवाल पूछना चाहता हूं, ईडी के लगभग 6000 केस रजिस्टर करती है, तो ऐसा क्यों होता है कि 25 ही केस ऐसे हैं जो खत्म होते हैं, बाकी में किसी में चार्जशीट नहीं होती, किसी में कोई गवाह नहीं मिलता, कभी कोई रिकवरी नहीं होती, चवन्नी मिलती नहीं है, चवन्नी नहीं मिलती। बट जैसे ही आप पार्टी बदलकर भाजपा में आ जाते हैं तो 71,000 करोड़ का स्कैम हो जाता है जीरो। छगन भुजबल जी की फाइल खो जाती है। सोचिए, इतनी बड़ी एजेंसी के यहां से फाइल खो जाती है, जिसको प्रधानमंत्री आकर बोल रहे थे 71,000 करोड़ का स्कैम, जहां पर वाटरगेट स्कैम होता है, जहां पे अमित शाह जी आकर बोलते हैं कि ये बहुत बड़ा करप्ट आदमी है, उसे मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, नारदा शारदा, मतलब इतनी लंबी लिस्ट है कि शुभेंदु जी को शर्म शायद आ जाए, पर छोड़ दीजिए वो बात को। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, कितने रोहिंग्या को शुभेंदु जी की पार्टी ने वापस भेजा है? आज बॉर्डर सिक्योरिटी इनके पास है, बॉर्डर स्टेट्स इनके पास है, दिल्ली का इलेक्शन होता है तो दिल्ली में रोहिंग्या आ गए। मुझे चिराग भाई एक बीजेपी प्रवक्ता ने बताया मेरे शो में, लगभग 33,000 लोगों को हमने बाहर डिपोर्ट किया है। सिर्फ आपका सवाल था इसलिए आप डेटा बता दीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। 5,000 कुछ लोगों का डेटा है, उससे ज्यादा तो यूपीए सरकार में हो गया था, उससे ज्यादा तो यूपीए सरकार में हो गया था। आप मुझे बता दीजिए सिर्फ इतना कि ऑफिशियल डेटा क्या आता है। और ये बोलते हैं कि हमने एसआईआर किया तो इतने रोहिंग्या पकड़े गए, तो कितने रोहिंग्या पकड़े गए थे बिहार में, कितने रोहिंग्या पकड़े गए दिल्ली में? अब तो 10 महीने से दिल्ली में इनकी सरकार है, कितने रोहिंग्याओं को पकड़ा और उनको डिपोर्ट कर दिया। शुभेंदु जी यहाँ बैठे हैं, बुझा दे बस। शुभेंदु जी बुझा दीजिए जल्दी। बुझा तो देंगे। आपने कई बार अपने चैनल पे भी दिखाया रोहित भाई कि किस तरीके से बांग्लादेश के बॉर्डर पे लोग धक्के क्यों लगा के वापस आ गए। इनको दिखाई नहीं देता, इनको गिनती गिननी है। भैया चिराग सेठी, आप जाओ जरा बॉर्डर पे। कितने लोग, ऐसे नहीं, कितने लोग, आपने दिल्ली से 10 महीने में 4 इंजन की सरकार है, कितने लोग यहाँ से उठा के बांग्लादेश भेजे? सिर्फ इतना बता दो, AIQ वाली चीफ मिनिस्टर ने कितने लोग यहाँ से उठाकर बांग्लादेश भेजे? सिर्फ इतना बता दीजिए, खत्म हो जाएगी बात। ठीक है, सुन लेते एक बार चिराग भाई, सुन लेते। 3,700 लोगों को 3,700 लोगों को चिराग सेठी की पार्टी ने जहांगीरपुरी में बिना कोई डॉक्यूमेंट देखे हुए आधार कार्ड बनाया। अच्छा, वो सब मुस्लिम थे। क्या हो गया चिराग सेठी? क्यों जब मुझे जरूरत थी आपको वो बनाने की? कौन लोग थे वो जिनका कोई लिंक नहीं पाया गया? आप लोगों ने दिल्ली में बताना आधार कार्ड करा। सुनिए तो, ये बताओ ना, तो डिपोर्ट की बात क्या कर रहे हो? डिपोर्ट किया, पूरा एक्शन लेंगे, कार्रवाई करी, कार्ड बना के दे रहे हो। सिर्फ चुनाव के समय रोहिंग्या क्यों याद आते हैं शुभेंदु जी? सिर्फ चुनाव के समय, ठीक है, चुनाव के समय रोहिंग्या याद आते हैं। एसआईआर हो रहा है। तो आप दोनों के पॉइंट्स में वापस लूंगा। एक बार प्रेम जी का एक रिएक्शन नहीं हो पाया। प्रेमदा, आप जाने माने राजनीतिक विश्लेषक है, सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक आ रहा है तो वैसे ही सवाल मुझे पूछना पड़ेगा। अब सुप्रीम कोर्ट का जो आज का फैसला आया, 7 में से 5 को मिल गई जमानत, 2 कहा लार्जर कॉन्स्पिरेसी है, इन दोनों को जमानत नहीं मिल सकती। अब मुझे बता दीजिए कौन सी पार्टी का ज्यादा नैरेटिव मजबूत हुआ, कांग्रेस का, बीजेपी का? देखिए, नैरेटिव तो बनाने और उसको जनता के बीच ले जाने पर और विश्वसनीयता पर निर्भर करता है। ठीक है, पर ये लार्जर कॉन्स्पिरेसी मामले में वो लोग भी शामिल थे जो आज बरी हुए। और वो दोनों भी शामिल हैं जो आज ये जिनको बेल मिला, बरी नहीं हुए, बरी और जिनको बेल नहीं मिला वो भी शामिल हैं। पर इस पूरे प्रकरण में, दिल्ली दंगा केस में बीते 5 साल में याद करें तो 758 FIR दर्ज हुए थे और 695 दंगा आगजनी के मामले थे और करीब 125 मामलों में फैसले आ गए और 80 से 85% में एक्विटल्स है या डिस्चार्ज कर दिया गया केस।
तो आप समझिए ये दिल्ली पुलिस का कितना बड़ा फेल्योर है कि जो 125 मामलों में फैसले आए हैं वो 80 से 85% एक्विटल्स हैं और खुद अदालत की जो टिप्पणियां रही हैं दिल्ली पुलिस के लिए वो समय समय पर बहुत चिंताजनक रही है। उनको खराब बताया गया, उनकी जांच को मैकेनिकल बताया गया, फैब्रिकेटेड एविडेंस बताया गया, आर्टिफिशियल विटनेस बताया गया। ये सारे आरोप दिल्ली पुलिस पर लगे। आज भी जो फैसला आया उसमें दिल्ली पुलिस को 1 साल के भीतर सारा ट्रायल गवाही पूरी करने का आदेश है। राव सर ने पॉइंट दिया। यस, बहुत बड़ा इल्जाम है एक तरह से दिल्ली पुलिस भाई जो जिनको बेल नहीं मिली उनको तो इसलिए बेल नहीं मिली कि भाई जांच ही शुरू नहीं हुई और इस वजह से आपको इंटरटेन नहीं किया जा सकता कि जांच नहीं हुई या ट्रायल में देरी हो रही है, इसी कारण से आपको हम नहीं दे सकते। हालांकि क्वालिटी ऑफ जस्टिस पर जब बात होती है तो सिर्फ भारत के भीतर नहीं होती, भारत के बाहर भी होती है कि आखिर किसी व्यक्ति को 5 साल तक बिना ट्रायल के आप रख रहे हैं और कह रहे हैं अगले 1 साल तक बेल नहीं मिलेगा। आज तक देश के न्यायिक इतिहास में ऐसा कोई केस नहीं है। तो ऐसा इतिहास भी तो नहीं रहा होगा कि ममदानी लेटर लिख दे, अमेरिकन पार्लियामेंट के 50 से 51 सांसद लेटर लिख दें कि इस मामले को देखिए, उमर को देखिए, शर्जिल को देखिए, और सुप्रीम कोर्ट जब देख रहा है तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि सबका रोल एक जैसा नहीं है, तुमको मिलेगी जमानत, तुमको नहीं मिलेगी। देखिए ममदानी ने कुछ लिखा तो इसमें जो जिन पर मुकदमा चल रहा है उसका तो कोई कसूर नहीं हो सकता ना। नहीं, उसका क्या कसूर है? ममदानी ने लिख दिया तो इसको बेल नहीं मिलना चाहिए। बेल तो क्वालिटी के आधार पर मिलना चाहिए या जो हमारा संविधान है, हमारा कानून है, उसके हिसाब से मिलता है या नहीं मिलता है। और चूंकि हमारे यहाँ बेल उदारता से दिए जाते हैं, अब जैसे कहा गया कि 1 साल तक बेल नहीं मिलेगा, आप 10 साल भी बोल दीजिए भाई, देशभक्ति देश विरोधी का मामला है, यूएपीए का मामला है, 1 साल ही क्यों? ये क्वेश्चन उठता है ना। ये 1 साल की बंदिश पहली बार हमने देखा कि बेल मिलने के लिए अब 1 साल तक आप आ भी नहीं सकते हैं। ये तो जस्टिस के प्रोसीजर पर सवाल उठता है। ठीक है। आज 7 में से 5 आरोपियों को मिल गई जमानत। शर्जिल इमाम, उमर खालिद अभी अंदर ही है, अगले 1 साल तक पिटीशन भी दाखिल नहीं कर सकते। ये ऑब्जर्वेशन आई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। मैं बिना देरी किए राव सर आपके पास आ रहा हूं, फिर चिराग भाई और अवस्थी साहब आपके पास आ रहा हूं। राव सर, अभी आपने प्रेम सर को सुना, प्रेम सर कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस का फेलियर का जिक्र किया, इल्जाम भी ये है कि क्या कुछ कार्रवाई करनी थी, और जो आपने बताया ये टाइमलाइन 1 साल की, दिल्ली पुलिस के ऊपर भी प्रेशर है कि नहीं है? रोहित जी देखिए, मैं प्रेम कुमार जी की बात को बहुत सुना है और प्रेम कुमार जी अपने आप में ही कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं प्लीज। नंबर एक जी, प्रेम कुमार जी ने हमारी जुडिशरी के कुछ कहा कि ये भी तो कहा है कि प्रेम कुमार जी ने कि जुडिशरी ने कितने लोग बरी कर दिए। ये हमारी खूबसूरती है हमारी जुडिशरी की, कितनी इंडिपेंडेंट है। अगर एविडेंस नहीं तो बरी कर दिए। और उन बरी किए हुए सवालों का मैं बता दूं हमारा सिस्टम क्या है, जो बरी हो जाता है उसका एनालिसिस होता है, प्रोसिक्यूशन ब्रांच उसको चेक करती है कि यह बरी ठीक हुआ कि नहीं हुआ है, और उसमें से आधे से ज्यादा जो बरी बता रहे हैं वो सारे आधे से ज्यादा केस अपील में गए हैं। हमारा यहाँ अनायत का ये भी है कि अपील भी कर सकते हैं, अगर बरी हो गया तो भी अपील कर सकते हैं और सजा हो गया तो अपराधी अपील कर सकता है। ये हमारी ब्यूटी है। दूसरी बात, जहां तक इनका है कि इतने बरी हो गए, इतना ये हो गया, वो सारी एनालिसिस किया जाएगा। कहीं कमी रही है उसमें इन्वेस्टिगेशन में तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के ऊपर एक्शन भी होता है। यहाँ पर ये भी मैं बता दूं, आप दिल्ली पुलिस का मुझे सारा ज्ञान है, वो वहां पर अगर किसी ने ग्लेरिंग मिस्टेक की है, जानबूझ कर कोई गलती की है, उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन होता है उस आईओ के खिलाफ। तो ये सारी चीजें स्क्रूटनी करी जा रही है और जिनमें स्क्रूटनी होगी है उसमें कई आधे से ज्यादा केस अपील में जा चुके हैं। ये भी जानकारी होनी चाहिए। दूसरी बात, इन्होंने बताया कि वो कोई जो चिट्ठी लिखी है वहां से न्यूयॉर्क से, वो इनका तो कोई इनका दोस्त नहीं है। अपने आप तो कोई चिट्ठी लिखता नहीं है। अपने आप तो इतने महंगे महंगे वकील अपने आप तो खड़े नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं तो ये सारी बात है ना, जो सारी बात आ रही है। दूसरी बात, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का बहुत बड़ा रोल है और वो अलग अलग जो मुलजिमों का है उसका रोल के ऊपर ही होता है। नो डाउट कि बेल इज ए रूल। मुझे राव सर आप अच्छी बातें बता रहे हैं, लेकिन राव सर मुझे ये भी बताइए, लोग मारे जाते हैं। राव सर, जहाँ तक ह्यूमन राइट की बात, जहाँ तक राव सर ह्यूमन राइट की बात की तो जो आदमी मरे उनका भी तो ह्यूमन राइट है ना। होगा क्यों नहीं होगा, उनका ज्यादा होना चाहिए भाई। कई 100 लोग इंजर्ड हुए, उनका भी ह्यूमन राइट है। ठीक है राव सर, मुझे बताइए इस पूरे मामले में आईपीसी की धारा 120 भी लगाई गई, 124 ए लगाई गई, राजद्रोह की धारा है,
फिर 147, 148, 149 यानी दंगा, भीड़ को उकसाना, हिंसा फैलाना, 395, 353, 427, 435 और इसके साथ साथ यूएपीए की भी गंभीर धाराएं लगाई गई। ये क्या इंडिकेट कर रहा था सर? जी हाँ, यूएपीए बड़ा सीरियस ऑफेंस है जो टेररिस्ट एक्टिविटीज में लगता है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है। हाँ। इसमें बेल का प्रावधान बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामले में होता है, जहां पर यह दिखता है कि ये यूएपीए एक्ट के अंदर नहीं आता, तभी बेल हो सकती है। तो ये बहुत सीरियस ऑफेंस है, इसलिए आम ऑफेंसेस की दृष्टि से इस केस को ना देखा जाए और माननीय सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा होना चाहिए। हमारे दूसरे जो लोग कह रहे हैं उनको भी भरोसा होना चाहिए। चिराग भाई प्लीज यू कम इन नाउ। चिराग भाई, बीजेपी कह रही है राष्ट्रहित का मुद्दा है, दूसरी तरफ षड्यंत्र है, आपकी साइड क्या है? देखिए, मैं फिर ये बात कह रहा हूं कि अगर इस मामले में ट्रायल हो रहा है, ट्रायल हो जाए और जो भी दिल्ली पुलिस ने सबूत देने हैं वो दे और ट्रायल खत्म हो। और इस पे अगर जो सजा होनी है वो होनी चाहिए। अब इस पे ये मैं लेके आ रहा है कि ममदानी ने क्या बोला, तो ऐसे तो ट्रम्प भी बहुत बार बोल चुका है सीज फायर मैंने कराया। तब भाजपा वाले उछल के क्यों बोलते हैं कि ट्रम्प की बात मत सुनो, ट्रम्प की बात मत सुनो? भाई तुम भी मत सुनो ना, ममदानी क्या कह रहा है, हमारे देश का मामला है, हम अपने निपट लेंगे। चिराग भाई, सुना कहां? ट्रम्प बोलता रह गया, कौन सुन रहा है? ममदानी बोलते रह गए, 51-52 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से उन्होंने बोल दिया हमारे देश में केस चलेगा तो मेरिट के आधार पर ही चलेगा, केस में कितना दम है वही चलेगा। आप इसमें सही है ना? मतलब बाहरी हस्तक्षेप नहीं ना, ये बड़ी बात आ जाए आम आदमी पार्टी की तरफ से। बिल्कुल, हम तो कह रहे बाहरी हस्तक्षेप नहीं चाहिए। ये हुई बात, ये हुई बात कि वो आदमी जिसने वहां पर डीसीपी के सामने बोला कि हम माहौल खराब हो जाएगा, उस पर एफआईआर कब होगी, उसको कब ये बोला जाएगा कि आप पे कार्रवाई हो रही है, ये भी तो बताए शुभेंदु भाई। शुभेंदु भाई ये भी तो बता दे कि कैसे जो इतने अभी जो लाल किला पर अटैक हुआ, अभी जो इंडिया की बातें कर रहे हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? अगर शुभेंदु जी बता दे कि गृह मंत्रालय रिस्पॉन्सिबल है, मैं मान जाऊंगा कि रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, आई हैव टू कंक्लूड। शुभेंदु जी 40 सेकंड्स पे कंक्लूड कीजिएगा। प्रेम जी आ रहा हूं। सरकार हमारी है, हम ही रिस्पॉन्सिबल है। हम ही सबको बंद करेंगे, हम ही जेल भेजेंगे और हम ही केस भी करेंगे। चिंता मत करो आप इस सब चीजों के लिए। जितने लोगों ने लाल किला सुन तो लो, लाल किला पे जिसने अटैक किया था उनको सबको पकड़ा गया और पकड़ा जा रहा है और जेल में डाला जा रहा है। पर रोहित भाई, आपको कोई चिट्ठी लिखी किसी ने अमेरिका से आपके विषय में? क्या बहुत अच्छी वो करते हो, चैनल पे बहुत अच्छा बोलते हो हैं, और एक चिट्ठी और किसी चैनल में भेज दे या एक पूरे वर्ल्ड के कोई बीबीसी में भेजे कि रोहित पोखरियाल साहब, भैया वो कैसे जानते थे? ये जाके बताए होंगे उनको। क्या एक बहुत बड़ी जो वर्ल्ड की बड़ी एक जो लॉबी है जो भारत को डिसेबल करना चाहती है, भारत को गलत करना चाहती है, भारत को डिस्टर्ब करना चाहती है, उसमें आज आम आदमी पार्टी। तो अवस्थी साहब वो बोल तो रहे हैं हम आपके साथ है, बाहरी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेगी आम आदमी पार्टी। वैसे तो हम साथ है ना। सब ये टीवी चैनल पे, रोहित जी के चैनल पे कहने के लिए है। अच्छा, असल में नहीं है। ठीक है प्रेम जी प्लीज। प्रेम जी, देश में प्रोटेस्ट करना हमारा अधिकार है, वो तो कोई नहीं छीन रहा ना। वो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं बढ़िया चल रही है ना देश में, उनको उठाकर तो नहीं अंदर डाल रहे ना, और फिर ट्रायल ना होना, ये सवाल तो उठाता है। खैर देखिए, सवाल क्यों उठते हैं भाई? सबने देखा, देश ने देखा कि कपिल मिश्रा किस तरह की भाषा बोल रहे थे और उसके तुरंत बाद दंगा हुआ। लेकिन कपिल मिश्रा पर कोई चार्ज नहीं फ्रेम हुआ, पुलिस उसके पीछे नहीं गई। ये सारी चीजें हैं। तो सवाल उठते हैं कि पुलिस के बाइटनेस पर बात उठती है। सही बात। और पुलिस ऐसा नहीं कि किसी ने आपने आरोप लगा दिया। और राव साहब को कहना चाहूंगा, मैं कोई विवादास्पद व्यक्ति नहीं हूं कि आप कह रहे हैं कि विवादास्पद है। मैं किसी मामले में विवादास्पद नहीं रहा। जो जजमेंट्स हैं, कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं, उसको अगर आप देखें तो कोर्ट कह रहा है, जैसे कड़कड़ डुमा मामले में अगस्त 2025 में जे परवीन सिंह का है कि मात्र केस वर्कआउट करने के लिए झूठा केस लगाया गया, आरोपियों के अधिकारों का गंभीर उल्लंघन हुआ, लोगों का जांच प्रक्रिया और कानून के शासन पर विश्वास कम होगा इससे। ये पुलिस कमिश्नर को रेमेडियल एक्शन लेने का ये जरूरी है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में चीजें, विश्वास बहुत जरूरी है। इससे ऊपर, इससे आगे कुछ नहीं। वक्त इतनी इजाजत दे रहा है प्रेमदा, वक्त इतनी इजाजत दे रहा। थैंक यू सो मच, आप लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। 5 की पड़ताल में फिलहाल इतना ही। 5 की पड़ताल में फिलहाल इतना ही, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, जल्दी से वो भी आपके सामने तारुफ आपके सामने रख देता हूं। एक बड़ी खबर आ रही है अमेरिका से। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के घर पर हमला हुआ है। जेडी वेंस के ओहायो के घर पर हमला हुआ है। हमले के बाद जेडी वेंस के घर को काफी नुकसान पहुंचा है। हमले में घर की कई खिड़कियां, उनके शीशे टूट गए। एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। अमेरिका से बड़ी खबर है। डिप्टी हैं, उपराष्ट्रपति हैं।
उनके घर के बाहर एक संदिग्ध को धर दबोचा गया है। जानकारी ये है कि उनके घर पर अटैक हुआ है। कितने लोग थे, किस इंटेंसिटी का ये अटैक था, इसको लेकर अब अमेरिकी खुफिया एजेंसीज भी काफी ज्यादा एक्टिव हैं। ऑब्वियस ये तस्वीर आप देख लीजिए, एक्सक्लूसिव फुटेज आपको दिखा रहा हूं। अब आप ये देख सकते हैं, ये घर है जेडी वेंस का, और यहां पर जो शीशे हैं वो टूटे हुए हैं, क्रैक्स आपको साफ तौर पर नजर आ रहे होंगे। एक संदिग्ध को वहां से धर दबोचा है। ऑब्वियसली हाई प्रोफाइल जोन होगा, बिल्कुल अलर्ट इमरजेंसी वाला मोड वहां पर हमेशा ही रहता है, लेकिन अब एजेंसीज के अधिकारी भी मौके पर पहुंचकर इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी अजीत प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं। अजीत जी, क्या कुछ इनसाइट्स आपके पास इस खबर को लेकर? देखिए रोहित, कल रात में हमला हुआ, ओहायो स्टेट है और वहाँ का सिंसिनाटी शहर, जहाँ पर ओल्ड वॉलनट हिल्स इलाके में जेडी वैंस का घर है। हालांकि जब हमला किया गया तब जेडी वैंस और उनके परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं था, लेकिन सीक्रेट सर्विस के लोगों ने लगभग रात 12:15 बजे देखा कि कोई उनके घर से भागता हुआ जा रहा है। उसके बाद हमलावर की तलाश की गई और उसे गिरफ्तार किया गया है। इस हमले में जो जेडी वैंस के घर की खिड़कियां हैं उनको नुकसान पहुंचा है। कई समाचार एजेंसियां गन फायर की बात भी कह रही हैं, लेकिन पुलिस ने, सीक्रेट सर्विस के प्रवक्ता ने फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं की है। और सीक्रेट सर्विस के प्रवक्ता का यही कहना है कि वो जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं कि क्या ये हमला वेनेजुएला में जिस तरह से अमेरिकी हमला किया गया, उसके बाद राष्ट्रपति मदुरो को वहां से गिरफ्तार करके लाया गया, उसके विरोध में ये हमला किया गया है या फिर ये आपराधिक मामला है। तो कुल मिलाकर अभी भी जांच जारी है और सीक्रेट सर्विस के लोग इस बारे में बहुत जल्दी ही पूरी जानकारी देंगे, बयान जारी करेंगे। सुपर पावर है अमेरिका, किसी भी देश में घुसकर हमला करके 1 घंटे में वहां के राष्ट्रपति को उठा लेता है, लेकिन उपराष्ट्रपति के घर पर हमला हो जाना ये तो बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स नहीं है? बिल्कुल। देखिए रोहित, जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने दूसरी बार, और जिस तरह से तमाम देशों पर उन्होंने टैरिफ लगाया है, तो उनकी जो लोकप्रियता है अमेरिका में उसमें जरूर कमी आई है। और इसी तरह से जेडी वैंस भी, जो कि काफी पॉपुलर नेता थे जब चुनाव हुआ था अमेरिका में राष्ट्रपति पद का, उपराष्ट्रपति पद का, लेकिन इस समय काफी विरोध हो रहा है ट्रंप प्रशासन का। और इसीलिए हमने देखा कि चुनाव के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप पर हमला किया गया था और अब जेडी वैंस के घर पे हमला किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है अमेरिका की वो सही नहीं है और लोगों में काफी गुस्सा है उनके खिलाफ, खास करके टैरिफ को लेकर। और चूंकि सीक्रेट सर्विस के प्रवक्ता ने जो बयान दिया है उसके मुताबिक ये हमला वेनेजुएला के खिलाफ जो अमेरिकी एक्शन है उसके विरोध में भी ये हमला हो सकता है, लेकिन फिलहाल अभी जांच की जा रही है और उसके बाद ही सीक्रेट सर्विस के लोग इस बता पाने की स्थिति में होंगे कि आखिर हमले की असली वजह क्या है। लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, सिर्फ इमारत की कुछ खिड़कियों के शीशे टूटे हैं और जो हमलावर था उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। रोहित, ये हमला किस तरीके से हुआ, कोई जानकारी आपको इसको लेकर? फायरिंग किया, पत्थर मारा, किस तरीके से हमला हुआ? क्योंकि शीशे टूटे हुए तो नजर आ रहे हैं, लेकिन ये गन शॉट था, क्या था, इस बारे में कोई जानकारी? देखिए, गन शॉट की बात कई समाचार एजेंसियां जरूर चला रही हैं रोहित, लेकिन फिलहाल जो सीक्रेट सर्विस के प्रवक्ता ने बयान दिया है उसने गन शॉट की बात नहीं स्वीकार की है। उसने इतना जरूर माना है कि पत्थर से खिड़कियों के शीशे तोड़े गए, हमला किया गया और कई खिड़कियों के 6-7 खिड़कियों के शीशे टूट गए थे और उसके बाद हमलावर हमला करने के बाद भागा भी है, लेकिन कुछ देर बाद उसे पकड़ लिया गया है। फिलहाल उससे पूछताछ चल रही है और पूरी जांच की जा रही सीक्रेट सर्विस के द्वारा, सिंसिनाटी पुलिस के द्वारा भी जांच की जा रही है कि आखिर हमले की असली वजह क्या है। इस बारे में जल्द ही लोगों को जानकारी दी जाएगी। जैसा आपने बताया कल रात ही हमला हुआ, जेडी वेंस की तरफ से कोई रिएक्शन आया क्या? देखिए, जब ये हमला किया तो ओहायो में सिंसिनाटी शहर में जेडी वैंस और उनके परिवार का कोई भी सदस्य मौजूद नहीं था और फिलहाल उनकी तरफ से कोई आधिकारिक तौर पर बयान नहीं आया है। कोशिश जरूर लोग कर रहे हैं कि उनसे इस मामले में पूछा जाए, लेकिन फिलहाल अभी तक सिर्फ सीक्रेट सर्विस और सिंसिनाटी पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और सीक्रेट सर्विस के प्रवक्ता ने ही इस बारे में जानकारी दी है कि हमला
कल रात किया गया था और जो हमलावर था उसे पकड़ लिया गया है। इसमें किसी के जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, सिर्फ खिड़कियों को पत्थर से नुकसान पहुंचाया गया। जहां तक गन शॉट की बात भी कही जा रही है रोहित, इन्वेस्टिगेशन जारी है, ऑब्वियसली ये भी बहुत प्राइम फेसी होगा, इन्वेस्टिगेशन जारी है। थैंक यू सो मच अजीत, नजर आप बना रखिएगा। थैंक यू सो मच।